हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स रूम। दिस इज़ प्रिया धमीजा हियर, योर एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो बिजनेस इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं तो उनको ये टॉपिक है फैक्टर थ्योरीज में आता है ये आपका टॉपिक थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट्स का। तो कल हमने प्रॉफिट्स के बारे में पढ़ा था और उसकी एक थ्योरी करी थी हमने जो कि थी डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। तो आज हम आगे की थ्योरीज करने वाले हैं। तो आज की हमारी थ्योरी है इनोवेशन थ्योरी। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और लेसन्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लेसन्स को वीडियोज़ को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके और हमारा भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके। चलो, बेनिफिट यही होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगी जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, इनोवेशन थ्योरी। तो प्रोफेसर स्किम्प्टर ने दी है अपनी ये इनोवेशन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो एक फंक्शन करता है। फंक्शन कौन सा करता है? जैसे कि इनोवेशन को इंट्रोड्यूस करता है, न्यू इन्वेंशंस को लेके आता है, तो उसको रिवॉर्ड मिलता है। किसके लिए? इनोवेशन के लिए। इनोवेशन के लिए जो उसको रिवॉर्ड मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। ओके, तो समझ लेते हैं कि प्रोफेसर स्किम्प्टर की लैंग्वेज में इनोवेशन क्या है। तो इनोवेशन को उन्होंने ब्रॉड सेंस में डिफाइन किया है, ऑल दोज इन्वेंशंस एंड चेंजेस ड्यू टू विच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी रिड्यूस्ड और एवरेज रेवेन्यू कैन बी इंक्रीज्ड। वो कह रहे हैं कि ऐसी चेंजेस, ऐसी इन्वेंशन जिसके कारण हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, और हम अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो रही है तो हमारी एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट कैन बी एनलार्ज्ड, जिसके कारण हम अपने डिफरेंस को, डिफरेंस क्या है? रेवेन्यू एंड कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो हमारे क्या है? प्रॉफिट्स। तो जिसके कारण हम प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनोवेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि मान लीजिए आपने एक ऐसी कार को इन्वेंट किया है जिसको चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको, आपने ये नई चीज़ लेके आए हैं, आप इसको वेरी हाई प्राइस के ऊपर इसको क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छे खासे प्रॉफिट्स आपको मिल सकते हैं। ये किसके कारण प्रॉफिट आपको मिले? ये किसका रिवॉर्ड आपको मिला? ये रिवॉर्ड आपको इनोवेशन का मिला, इन्वेंशन का मिला। तो स्किम्प्टर क्या कहते हैं, इनोवेशन में क्या आ जाता है? इनोवेशन में आ जाता है जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन टू रिड्यूस द कॉस्ट। आप एक नया मेथड लेके आ रहे हो ताकि हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। कोई ऐसी पॉलिसी, न्यू पॉलिसी का अडॉप्ट कर रहे हो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। ऐसी पॉलिसी अपना रहे हो जिसके कारण प्रोडक्ट की डिमांड अपने आप मार्केट में इंक्रीज हो रही है। तो वो सारी चीज़ें क्या है? वो इनोवेशन में ही आ जाती है। फर्स्ट केस मतलब कॉस्ट को रिड्यूस करने के बारे में। कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर पा रहे हो आप? देखो, जैसे इट कैन इंक्लूड इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीन। आप एक नई मशीन लगवा रहे हो, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रही हैं, न्यू सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल को यूज़ कर रहे हो जिसके कारण आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो रही है? वो रिड्यूस हो रही है, वो कम हो रही है। सेकंड केस कौन सा था? सेकंड केस था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू मेथड, या कह लो हमारी पॉलिसी। न्यू पॉलिसी को जब आप अडॉप्ट करते हो, कैसी पॉलिसी? न्यू अट्रैक्टिव डिज़ाइंस ऑफ द प्रोडक्ट। डिमांड को बढ़ाने के लिए, डिमांड को पुश करने के लिए आप नए नए डिज़ाइंस, अट्रैक्टिव डिज़ाइंस यूज़ कर रहे हो। आपका जो पब्लिसिटी का मेथड है वो इफ़ेक्टिव है। कुछ आप गिफ्ट वगैरह की स्कीम लेके आ रहे हो, आप एक नई मार्केट को ओपन कर रहे हो। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें इनोवेशंस में ही आ जाती हैं। तो प्रोफेसर स्किम्प्टर क्या कहते हैं, इनोवेशन को उन्होंने 5 टाइप्स में बांटा है। पहला जैसे हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जिसकी लोगों को ज़रूरत तो थी लेकिन वो मार्केट में पहले था ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं था। तो आपने नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है,
इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, आपने काम करने का, प्रोडक्शन करने का तरीका ही नया लेके आए हो आपने एक नई मार्केट को ओपन कर दिया, मार्केट जहाँ पे पहले कुछ था ही नहीं, मतलब कोई प्रोवाइड ही नहीं कर रहा था प्रोडक्ट्स को वहाँ पे, तो आपने वहाँ पे एक नई मार्केट ओपन कर दी। डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, आपने रॉ मटेरियल के लिए नए सोर्सेज को डिस्कवर किया है। और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इंडस्ट्री को रीऑर्गेनाइज किया है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो प्रॉफिट्स होते हैं वो ड्यू टू द इनोवेशन होते हैं, जो कि टेम्परेरी होते हैं, क्योंकि जो इनोवेशन आई है, जो नया तरीका आया है, जो नया प्रोडक्ट आया है, जो नई मार्केट बनी है, वो सिर्फ एक पर्सन जिसने इनोवेशन करी है, सिर्फ वो ही उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाएगा, बाकी के एंटरप्रेन्योर भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। वो भी सेम प्रोडक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन उसी टाइप में थोड़ी सी चेंजेस करके एक प्रोडक्ट को ला सकते हैं। वो भी उस मार्केट में जाके अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना शुरू कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉफिट्स होते हैं ये हमारे टेम्परेरी प्रॉफिट्स होते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स के बीच में कंपटीशन क्या करेगा, ग्रो करेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है। द ल्यूर ऑफ प्रॉफिट इनकरेज द एंटरप्रेन्योर्स टू गो फॉर द मोर इनोवेशन। ज़्यादा प्रॉफिट्स के कारण, या जो कह लो कि प्रॉफिट्स अर्न करने के कारण वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनोवेशन जो है वो प्रॉफिट्स को राइज करते हैं। ठीक है। तो जिसके कारण जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कुछ ना कुछ नया इनोवेट करते रहते हैं। तो ये कहती है आपकी इनोवेशन थ्योरी। ठीक है। अब देख लेते हैं उसके जो क्रिटिसिज्म है इनोवेशन थ्योरी के, वो क्या है। देखो, बिल्कुल छोटी सी थ्योरी है, सिंपल सी थ्योरी है। 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है। तो स्किम्पटर क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि इनोवेशन प्रॉफिट इज अ रिवार्ड फॉर इनोवेशन। इन्होंने अनसर्टेनिटी के एलिमेंट को क्या किया, इग्नोर किया, इम्पोर्टेंस नहीं दी, जो कि जरूरी है प्रॉफिट को डिटरमिन करने के लिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देयर इज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन ऑल द इनोवेशन। चाहे आप इनोवेशन की ही बात क्यों ना करो, उसमें भी तो अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन अनसर्टेनिटी का इन्होंने एक भी बार जिक्र नहीं किया। इफ देयर इज नो अनसर्टेनिटी देन प्रॉफिट विल बी सिमिलर टू द वेज। अगर आपके पास अनसर्टेनिटी नहीं है, आप अनसर्टेनिटी है ही नहीं है, आप फेस ही नहीं कर पा रहे हो, तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो तो वेज हो गए आपके। आपने सारी चीज़ें मैनेज करी, उसका आपको क्या मिला, वेज मिला। तो अनसर्टेनिटी के एलिमेंट को इन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी है। ओके। तो स्किम्पटर ने क्लार्क की तरह रिस्क टेकिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दी है। हैज़ नॉट ऑल्सो गिवन एनी इम्पोर्टेंस टू रिस्क टेकिंग फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर रिस्क को टेक करता है, लेकिन इन्होंने भी ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि रिस्क के कारण भी तो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग तो यही हुआ कि एंटरप्रेन्योर ने कभी रिस्क को उठाया ही नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो प्रॉफिट्स है वो रिजल्ट ऑफ इनोवेशन है। स्किम्पटर ने इग्नोर किया है बाकी के फैक्टर्स को जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉफिट्स के लिए। ठीक है। बाकी सारे फैक्टर्स को इन्होंने क्या किया, इग्नोर किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इनोवेशन थ्योरी। इनोवेशन थ्योरी आपकी इतनी ही है, छोटी सी थ्योरी है। ठीक है। चलिए आगे बात कर रहे हैं थर्ड थ्योरी के ऊपर, रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। आई होप इनोवेशन थ्योरी और डायनामिक थ्योरी आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। तो रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्या कहती हैं, F.B. हॉले ने अपनी बुक में दिया है। उनकी बुक थी एंटरप्राइज एंड द प्रोडक्टिव प्रोसेस। उन्होंने रिस्क थ्योरी को दिया है प्रॉफिट के। वो क्या कहते हैं, इस थ्योरी में रिस्क टेकिंग है ना, जो वो मेन फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का मेन फंक्शन क्या है, रिस्क को उठाना। मेन फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टेकिंग द रिस्क। एन एंटरप्रेन्योर कोऑर्डिनेट्स द अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक कैपिटल, लेबर, लैंड। ये सारी चीज़ों को क्या करता है, वो कोऑर्डिनेट करता है और फिर प्रोडक्शन को क्या करता है, स्टार्ट करता है।
दीज फैक्टर्स आर पेड देयर कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, ये सारे फैक्टर्स को कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट मिलती है इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिटर्मिन टर्म, जैसे हमने पहले से डिसाइड करके रखे होते हैं। ठीक है, तो जो गुड्स प्रोड्यूस की जाती है इन फैक्टर्स के द्वारा, इन फैक्टर्स की हेल्प के द्वारा जो गुड्स प्रोड्यूस करी जाती है उसको सेल करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये तो है नहीं कि आज आपने प्रोड्यूस किया, आज के आज या कल के कल इसको सेल हो जाएगी, तो नहीं, सेल होने में टाइम लगता है। ठीक है, लेज कुरकुरी देख लो, एक्सपायरी डेट उनकी होती है, तो ये तो है नहीं कि अगर हम आज पैकेट लेके खा रहे हैं तो ये आज ही बना है, नहीं ना, तो टाइम गैप होता है बीच में। ड्यूरिंग द टाइम लैग बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड देयर सेल देयर कैन बी मैनी चेंजेस, बहुत सारी चेंजेस हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट बिके या ना बिके, उससे पहले उसके एक्सपायरी डेट नज़दीक आ जाए या एक्सपायर हो जाए प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो टोटल सेल प्रोसीड में जो है उसके कारण क्या होता है, सॉरी देखो कहाँ पे थे हम, मैनी चेंजेस consequently the total sale proceed may fall short of the total cost of production। तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके कंपैरिजन जो हमारी सेल है वो कम होती है। तो एंटरप्रेन्योर इस रिस्क को उठाता है, इस रिस्क ऑफ लॉस को उठाता है, इसको फेस करता है। एन एंटरप्रेन्योर विल अंडरटेक द रिस्क ओनली, वो इस रिस्क को क्यों उठाएगा, वो इसीलिए उठाएगा क्योंकि उसको बदले में कुछ मिलना है, जिसको हमने नाम दे के रखा है प्रॉफिट्स का। ओके, तो दिस रिवॉर्ड इज कॉल्ड द प्रॉफिट, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। तो प्रॉफिट ऑफ एन अंडरटेकिंग इज नॉट द रिवार्ड ऑफ द मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन। प्रॉफिट जो है वो सारी चीज़ों को मैनेज करने का, कोऑर्डिनेट करने का रिवॉर्ड नहीं है, बल्कि ये रिस्क को उठाने का और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने का क्या है, रिवॉर्ड है, रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये क्या कहते हैं प्रोफेसर एफ.बी. हॉले, रिस्क और प्रॉफिट के बीच में प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप होता है। वो कहते हैं कि जितना ज़्यादा एंटरप्रेन्योर रिस्क उठाएगा उतना ज़्यादा उसको प्रॉफिट होगा, कॉन्ट्रेरी जितना ज़्यादा कम रिस्क होगा उतना ही कम प्रॉफिट होगा, ये कहते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी में इन्होंने रिस्क को 4 टाइप में बांटा है। पहला रिप्लेसमेंट रिस्क, जैसे चीज़ों को, मशीनरी को रिप्लेस करने का रिस्क हो गया। रिस्क प्रॉपर, अनसर्टेनिटी एंड एब्सोलेंस, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। रिप्लेसमेंट रेफर्स टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, आप मशीनरी को यूज़ कर रहे हो, डेप्रिसिएशन तो आपको पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बीच में कंसिडर करी हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड सो इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है और इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी इंक्लूड किया जाता है। इट देयरफॉर डज नॉट गिव एनी राइज टू एनी प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट को राइज नहीं करती है। So far as obsolescence is concerned, no accurate estimate is possible। obsolescence पुरानी हो जाना चीज़ों का, नई मशीनरी आ जाना, कब आ जाए, तो ये इसका एक्यूरेट एस्टिमेशन नहीं है। तो ये नहीं कहा जा सकता विद एनी अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी एज टू वेदर द मशीन विल बी रेंडर टू एब्सोल्यूट, इतनी ज़्यादा अमाउंट के साथ, सर्टेनिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि जो मशीन्स हैं उसको, वो पुरानी हो चुकी है, ठीक है, उसको चेंज करना है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी और नोट, कब आएगी, कब न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, इसके बारे में हमें नहीं पता। ये सर्टेनिटी के साथ हम एक्यूरेटली सर्टन नहीं कर सकते हैं, कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सारे एक्सपेंसेस है ये इंक्लूडेड होते हैं कॉस्ट में। ठीक है, ये जो रिस्क होता है ये इंक्लूडेड होता है कॉस्ट में। तो रिस्क प्रॉपर जो राइज होता है वो होता है टाइम लैग की वजह से। प्रोडक्शन में और सेल में टाइम लैग होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा, उसी टाइम पे सेल नहीं हो जाती। तो ड्यूरिंग द टाइम लैग देयर मे बी सो मेनी चेंजेस, अनफोर्सिन चेंजेस, जिसको हम देख भी नहीं सकते, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता।
तो एंटरप्रेन्योर को वहाँ पर लॉस भी हो सकता है। एन एंटरप्रेन्योर वुड बी विलिंग टू अंडरटेक दिस रिस्क, वो इन रिस्क को तब ही लेगा जब उसको रिवॉर्ड मिलेगा, और उस रिवॉर्ड को हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, कहने का मतलब जितना आप रिस्क उठा रहे हो उस सारे के सारे रिस्क को उठाने का जो रिवॉर्ड है वो प्रॉफिट है। ओके, इतनी सी आपकी थ्योरी थी। उसके बाद क्रिटिसिज्म पे आ जाते हैं। क्रिटिसिज्म सबसे पहले कार्वर ने दिया है रिवॉर्ड फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि प्रॉफिट जो अराइज होते हैं वो रिस्क के कारण नहीं होते, कि प्रॉफिट जो है एंटरप्रेन्योर ने रिस्क को उठाया तो उसको प्रॉफिट मिले। रिस्क को बॉर्न करने के रिवॉर्ड नहीं है, बल्कि ये एक सुपीरियर एंटरप्रेन्योर को मिलता है जो कि एबल है उसको रिड्यूस करने के लिए। प्रॉफिट किसको मिलेगा? प्रॉफिट उसी को मिलेगा जो अपने रिस्क को क्या करता है? रिस्क को रिड्यूस करता है, रिस्क को मिनिमाइज करता है। तो प्रॉफिट अराइज नॉट बिकॉज ऑफ द रिस्क अंडरटेकन, ये रिस्क को उठाने का रिवॉर्ड नहीं है, बट बिकॉज दे आर अवॉइडेड, इसको अवॉइड किया जाता है बाय द एबल एंड कॉम्पिटेंट एंटरप्रेन्योर। तो उनकी एबिलिटी, उनकी कॉम्पिटेंस के कारण उनको क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है, ये उन्होंने कहा है। ठीक है, नॉट अ रिवॉर्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क, ये हमने कल वाली थ्योरी में भी किया था। प्रोफेसर नाइट ने सेम चीज यहाँ पे भी बोली है कि जो प्रॉफिट्स हैं वो सारे के सारे रिस्क के ऊपर रिवॉर्ड नहीं है। प्रॉफिट इज नॉट द रिवॉर्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क, क्योंकि जो रिस्क है जिसको आप देख नहीं सकते हो, जो कि कांट बी फोरसीन, जिसको नहीं देखा जा सकता, जिसको इंश्योर नहीं करवाया जा सकता, जो कि नॉन इंश्योरेबल है, सिर्फ उसके कारण ही आपको प्रॉफिट मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिस्क कंसर्निंग कंडीशंस ऑफ डिमांड एंड द कॉस्ट आर नॉन इंश्योरेबल। डिमांड की कंडीशन, कॉस्ट की कंडीशन, इन्फ्लेशन एंड और भी सारी चीजें जिसको आप इंश्योर नहीं करवा सकते, जिसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता, उन रिस्क को उठाने के कारण आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। दूसरे साइड पे देखें तो सारे के सारे रिस्क की इन्होंने बात करी, जैसे कि रिस्क हो गया, रिस्क लाइक फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, इन सारी चीज़ों को आप इंश्योरेंस प्रीमियम दे करके कवर कर सकते हो, एंटरप्रेन्योर कवर कर सकता है, तो इसके कारण उनको प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे। तो ये किसके कारण मिलते हैं? इट इज़ ओनली द अनइंश्योरेबल रिस्क, ये सिर्फ अनइंश्योरेबल रिस्क होते हैं और जो कि अनसर्टन है, जिसके कारण आपको प्रॉफिट्स मिलते हैं, ना कि सारे के सारे रिस्क के कारण मिलते हैं। तो इन्होंने क्लियर किया है कि रिस्क थ्योरी से मतलब ये नहीं कि आप किसी भी तरह के रिस्क को उठा रहे हो, रिस्क को फेस कर रहे हो तो उसके कारण आपको प्रॉफिट्स मिलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो कि अनसर्टन है, जिसके बारे में पता नहीं है, जिसको आप इंश्योर नहीं करवा सकते हो, इंश्योरेबल नहीं है वो, सिर्फ उसको उठाने का आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगी। देन आ जाती है आपके पास नैरो थ्योरी। ये बहुत ही ज़्यादा छोटी थ्योरी है। बाकी के जो क्रिटिक्स है उन्होंने क्या कहा है कि प्रॉफिट इज नॉट द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग अलोन, सिर्फ रिस्क को उठाने का रिवॉर्ड नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट आर ऑल्सो ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशनल एंड कोऑर्डिनेटिंग एबिलिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ऑर्गेनाइजेशनल और कोऑर्डिनेटिंग एबिलिटी भी तो होती है उस, अगर वो अच्छे से ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पाएगा, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तो उसको प्रॉफिट्स भी कहाँ होने वाले हैं? फिर नहीं होंगे उसको प्रॉफिट्स। तो उसकी जो मोनोपोली पोजीशंस है, यहाँ जो ये कह सकते हैं जो इनोवेशंस वो कर रहा है उसके कारण भी तो हो सकते हैं ना। तो प्रॉफिट्स आर नॉट फॉर द रिस्क, profits are due to the organizational coordinating ability, his monopoly position and due to the innovation, इसके कारण होते हैं। तो ये जो थ्योरी है इसने सिर्फ एक फैक्टर को कंसिडर किया है जो कि रिस्क है, और बाकी के फैक्टर्स को इन्होंने क्या किया है? इग्नोर किया है। ठीक है, ये छोटी थ्योरी है।
एक पॉइंट और है नीचे, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉफिट एंड रिस्क। तो इन्होंने कहा कि प्रॉफिट और रिस्क के बीच में प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप होता है। जितना ज़्यादा एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट्स लेना चाहता है उतना ज़्यादा उसको रिस्क उठाना पड़ेगा। हायर द रिस्क, जितना ज़्यादा रिस्क उठाएगा उतना ज़्यादा उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन जो क्रिटिक्स है उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि ज़्यादा रिस्क उठाओगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे, लार्ज प्रॉफिट्स होंगे। ऐसा तो फिर जो एंटरप्रेन्योर है ज़्यादा अर्निंग के लिए, ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए वो बड़े से बड़ा रिस्क उठाएंगे, इसके अलावा तो वो कुछ नहीं करेंगे ना, तो वो रिस्क उठाएंगे। तो ये चीज़ नहीं है कि दोनों के बीच में प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप होता है, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि बीच में कंसिडर होते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इनोवेशन थ्योरी एंड रिस्क थ्योरी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी का फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपकी एक थ्योरी पेंडिंग है प्रोफेसर नाइट की अनसर्टेनिटी बेयरिंग थ्योरी, और एक आपकी थ्योरी और पेंडिंग है जो कि आपकी है मोनोपोली वाली थ्योरी, मोनोपोली पोजीशन एडवांटेज थ्योरी। ठीक है, ये एक दो थ्योरीज रह गई हैं, वो हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। लेसन्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लेसन्स को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।